हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल फॉरम्स हीलिंग हैंड्स। आशा करती हूँ आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आपके दर्द में राहत के लिए मेरी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आपको हेल्पफुल हो रही होगी। आज हम आपकी डिमांड पर लोअर बैक पेन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लोअर बैक पेन बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम एक ही वीडियो में उसको पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोअर बैक पेन को टुकड़ों में अलग अलग वीडियोज में अच्छे से समझेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि अब लोअर बैक पेन के बारे में बताइए, तो फिर हम आज से लोअर बैक पेन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हर लोगों ने कभी ना कभी तो लोअर बैक पेन का एहसास किया ही होता है, पर उसकी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे लोग ऐसे ही कोई पेन किलर खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, कभी कभी शिकायत भी कर लेते हैं, मगर अच्छी तरह से वो बैक पेन ठीक नहीं हो पाता है। जब तक हम उसके रूट कोज को, मतलब जिस वजह से हमको कमर का दर्द है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, बैक पेन हमारा कुछ दिनों में रिपीटेडली आता रहता है और पेन कम होने के बाद भी थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट कुछ मोमेंट्स में रह जाता है। तो पहले रूट कोज को समझने के लिए बैक पेन होने के कारण को समझना चाहिए। ये वीडियो में मैं फर्स्ट लोअर बैक पेन का कारण क्या है ये सारा डिटेल में आपको समझाऊंगी, जिसको समझने के बाद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या परहेज रखनी चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम बैक पेन के कोज के लिए बनाने वाले हैं। लोअर बैक के कोज को समझने से पहले हमें लोअर बैक के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। लोअर बैक किस तरह से बनती है, उसमें क्या क्या से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको आम भाषा में मैं समझाऊंगी। उसके बाद आप उसके कारण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लोअर बैक जो है, हमारी कमर है, वो रीढ़ की हड्डी से बनती है। रीढ़ की हड्डी के दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक साथ लाइन में होने वाले बोनी स्ट्रक्चर्स, जिसको हम मनका बोलते हैं, और दूसरा है दो मनकों के बीच में एक सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम गद्दी बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। ये सारे बोनी जो पार्ट्स है वो एक स्ट्रक्चर्स में अलाइनमेंट में रहे, उसके लिए उसके सपोर्ट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और जॉइंट्स बनते हैं। फिर मसल्स की लेयर्स बनती हैं, पीछे की तरफ छोटे छोटे मसल्स, फिर बड़े मसल्स, लार्ज मसल्स होते हैं जो स्पाइन को सपोर्ट देते हैं। आगे की तरफ होने वाले कोर मसल्स होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट के अहम हिस्सा होते हैं। उसके साथ एब्डोमिनल मसल्स की भी लेयरिंग होती है। ये रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से हर एक डायमेंशन में फ्रीली मूवमेंट कर सके, इसलिए ये सारे मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके सपोर्ट देने वाले लिगामेंट भी। दो वर्टेब्रा, मतलब दो जो बोनी पार्ट्स होते हैं, मन के होते हैं, उसके जो जॉइंट्स है उसके बीच में से नसें निकलती है जो हमारे पैर को काम करने में मददरूप होती है। ये सारे स्ट्रक्चर्स से बनता है हमारा लोअर बैक। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स और जो गद्दी इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इस कहीं पे भी कोई भी ट्रोमा होता है, इंजरी होती है, तभी हमें बैक पेन का एहसास होता है। तो फिर ये कारण को हम डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं कोजेस जो है, ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है मैकेनिकल बैक पेन। पहले हम मैकेनिकल बैक पेन को समझते हैं। ये मैकेनिकल बैक पेन में ना कोई इंजरी हुई होती है, ना कोई मसल्स फाइबर में प्रॉब्लम होता है, ना तो कोई हड्डी टूटी हुई होती है, ना इंटरवर्टेब्रल डिस्क में। तो फिर ये बैक पेन कैसे होता है? प्रोलॉन्ग पोजीशन में, जब हम लंबे घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं, एक ही पोजीशन में खड़े खड़े काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, बैठे बैठे काम करते रहते हैं, उस वजह से हमारे मसल्स में टाइटनेस आ जाती है। कुछ लिगामेंट्स जो है वो अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं दे पाते हैं और मसल्स जो है वीक हो जाते हैं। कुछ मसल्स की टाइटनेस और कुछ मसल्स की वीकनेस की वजह से हमें बैक में फ्रीली मूवमेंट्स नहीं मिल पाती है, जिस वजह से हमें बैक पेन होता है। ये मैकेनिकल बैक पेन आजकल बहुत ही आम है। बहुत ही यंग जनरेशन में ये बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर जॉब्स, डेस्क जॉब्स, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस में जो कोई भी काम रहता है, उस सभी में एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा बहुत दर्द रहता है, मसल्स में स्पाज्म रहता है, डल एकिंग पेन रहता है, जो कभी कभी पैरों तक भी जाता है। ये सारे जो सिम्टम्स है, ये सारे जो कारण है, वो मैकेनिकल बैक पेन में आएंगे। मैकेनिकल बैक पेन जो है वो आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज के साथ ठीक कर पाते हैं। हमारा जो दूसरा जो है मस्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू।
अभी सॉफ्ट टिश्यू जो है, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के दो पार्ट को जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं, और उसको मूवमेंट देने के लिए जो स्नायु होते हैं उसको मसल्स बोलते हैं। कभी कभी भारी वजन उठाने से, कभी कोई लग जाने से, ट्रॉमा होने के वजह से ये सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स में इंजरी हो जाती है। ये मसल्स फाइबर्स जो है वो टूट जाते हैं, लिगामेंट्स में कभी कभी थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से बैक पेन रहता है। मस्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू बैक पेन में हील होने में थोड़ा समय लगता है। ये बैक पेन में हम बेड रेस्ट तो प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन हैवी वर्कलोड, हैवी एक्सरसाइजेस, ज़्यादा ट्रैवलिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग अवॉइड करते हैं। मसल्स हील होने के बाद कुछ सप्लीमेंट्स देने से, मेडिकेशंस देने से, रेस्ट और रूटीन एक्सरसाइज से ये मस्कुलर बैक पेन ठीक हो सकता है। उसके बाद आता है एज रिलेटेड चेंजेस वाला आर्थराइटिक चेंजेस। उम्र के कारण बोन्स जो होते हैं वो वीकन होने लगते हैं। कैल्शियम और कुछ मिनरल्स की कमी के कारण रीढ़ की हड्डी जो है हमारी कमजोर होने लगती है, मसल्स वीकनेस होने लगती है, लिगामेंट्स से अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। उसके साथ साथ जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, जिसको हम गद्दी बोलते हैं, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ये जो एज के कारण चेंजेस आने के वजह से दर्द महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होती है, अच्छी तरह से चल नहीं पाना, चलने से दर्द होना, लंबा समय बैठने पर दर्द होना, ये सारी चीज़ें उम्र के कारण जो होता है उसको आर्थराइटिक चेंजेस बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। उसके बाद जो है डिस्क और बोनी प्रॉब्लम्स। डिस्क प्रॉब्लम्स में दो वर्टेब्रा के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वो दो रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट देने में हेल्पफुल रहता है। कभी कभी एबनॉर्मल मोशन होने के कारण, अलग तरीके से बैड पोस्चर्स में बैठने के कारण, एबनॉर्मली वेट लिफ्ट करने के कारण ये डिस्क पर एबनॉर्मल प्रेशर आता है। वो प्रेशर अगर ज़्यादा देर तक रहे या फिर झटका लगे, जोर से वजन उठाने के तुरंत बाद ये डिस्क में रप्चर हो जाता है, मतलब उसमें इंजरी होती है और डिस्क बल्ज बाहर निकलता है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि PIVD है, स्लिप डिस्क है, डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, जिस वजह से नसें दब रही हैं, कमर के कारण नस दबने में पैर में झिनझिन जाती है। ये सारी चीज़ें डिस्क प्रॉब्लम्स के कारण होती है। उसके बाद है बोनी प्रॉब्लम्स, मतलब जो वर्टेब्रा है, जो मेन हड्डी है, उसमें कभी कोई इन्फेक्शन लग जाए, फ्रैक्चर लग जाए, ट्यूमर हो, ये सारी चीज़ों की वजह से भी बैक में दर्द रहता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इसको हम आम भाषा में समझते हैं लाइसिस और लिसिस को। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो मनके हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं। कभी कभी ड्यू टू इंजरी के कारण, एज के कारण ये जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। एक हड्डी आगे खिसक जाती है या फिर पीछे खिसक जाती है, उसके जॉइंट्स के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, अच्छी तरह से अलाइनमेंट मेंटेन नहीं रहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चरल कॉजेज में आती है, जिस वजह से पेशेंट को पेन रहता है। ये सारे जो कॉजेज हैं वो हम स्पेशल टेस्ट की मदद से, एक्सरे की मदद से और MRI की मदद से जान सकते हैं। स्पेशल टेस्ट करने के बाद अगर हमें कॉज मिल जाता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से शुरू कर सकते हैं। कभी कभी हमें एक्सरे और MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक्सरे और MRI जो है वो डायग्नोस्टिक टूल है, उसके रिपोर्ट के बाद हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो रूट कॉज है उसको जान के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों में ये मिथ रहती है कि एक्सरे और MRI करवाने के बाद बैक पेन ठीक हो सकता है, वो एक ट्रीटमेंट टूल है। काफ़ी लोग ऐसा कंप्लेन भी करते हैं कि हमने बहुत सारे एक्सरे निकलवा लिए, बहुत सारे MRI करवा लिए, लेकिन हमारे बैक पेन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्सरे और MRI से हम जान सकते हैं कि हमें दर्द कहाँ पे है, क्यों है, कितने % इंजरी हुई है, कितनी नस दब रही है, जिसमें ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, रेस्ट, मेडिकेशन, ऑपरेशन, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। सो MRI और एक्सरे करवाने के बाद प्रोटोकॉल में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये था हमारा वीडियो कोर्स के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पेन के लिए अलग से जानकारी लेकर आएंगे, तो फिर ये सीरीज में आप हमारे साथ बने रहिए।